अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 24 सितंबर 2020। आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है बल्दिया फायर कन्विक्शंस। अब ये किस बारे में है, जिस तरह आपको पता होगा कि 8 साल पहले जो है वो बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी थी और उसमें जो है ना तकरीबन 264 के करीब जो लोग थे वो ज़िंदा जल गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा इस पर बहस होती रही कि भाई क्या ये वाकई कोई हादसा था या वाकई ये बताना देने की सूरत में जो है ना इन लोगों को ज़िंदा जला दिया गया था। तो इस बारे में एडिटोरियल है, इसको हम देखते हैं। पहले जो है वो मैं आपको ना यो मीनिंग्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, या आप खुद भी देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके WPS ऑफिस में। बाकी मैं आपसे पहले मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एडिटोरियल की तरफ जाते हैं। इन्फर्नो होता है कि कोई बहुत शदीद आग जो हो ना बिल्कुल काबू से बाहर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फर्नो। इनगल्फ्ड होता है, जिस तरह यहाँ पे इन्फर्नो के आगे लिखा हुआ इन्फर्नो डेट इनगल्फ द गारमेंट फैक्ट्री, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जिसने लपेट में ले लिया था इस गारमेंट फैक्ट्री को। आगे हम देखते हैं गैसली क्या होता है। गैसली होता है हमारे पास कोई चीज़ जो है बहुत ज़्यादा आपको खौफ में मुब्तला करे ना, ठीक है, परेशान करे। उसके बाद हम इसको मज़ीद देख लेते हैं। एक मिनट, इसमें हम इसको अगला जो हमारा मीनिंग है इसको, ये मैंने सारे ही पीडीएफ में वो कर देता हूँ, कराता तो एक ही एडिटोरियल, लेकिन पीडीएफ जो है मैं आपको सारों का दे देता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये हो गया था हमारे पास। अब अगला वर्ड हम देखते हैं एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन ये होता है कि जब आप ये हो ना अब कोई ख़ास तौर पे पैसे हासिल करने की कोशिश करो, किस तरह, फोर्सफुली और या किसी को धमका के, ठीक है। जिस तरह ये यहाँ पे इन्होंने कहते हैं कि जी यो बल्दिया फैक्ट्री थी, वहाँ पे भी क्या है वो भत्ते के पैसे जो है ना लेने पे इनको जलाया गया था। तो एक तरीके से क्या कर रहे थे कि फोर्स के ज़रिए है ना रात धमका के पैसे लेना चाह रहे थे। तो उसमें हमारे पास क्या आया था, एक्सटॉर्शन। और माफिया लाइक क्या आ जाता है, माफिया लाइक हो जाता है हमारे पास रिजेंबलिंग और करेक्टरिस्टिक ऑफ अ माफिया। और डिफेंग्ड, डिफेंग्ड क्या होता है, यहाँ पे डिफेंग्ड कैसे यूज़ हुआ है कि जी जब कराची ऑपरेशन हुआ था तो MQM जो है वो डिफेंग्ड हो गए थे, यानी क्या हुआ था, उनका असर ख़त्म हो गया था कि जिस तरह उन्होंने मतलब जिस तरीके से दहशत फैलाई हुई थी, तो वो एक तरीके से आप कह लें कि उसको जो है ना गैर मौसर कर दिया था इस कराची ऑपरेशन ने। डिफेंग्ड करना इसको हम कहते हैं। उसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो एरिया में काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ये है स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल। आप जिस तरह फ़र्ज़ करें कि दो लोग हों, ठीक है, अली और इमरान, और आप कहो कि नहीं जी अली है ना इस काम के लिए क्या है, स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका क्या मतलब है कि वो मुकम्मल तौर पे वो ज़िम्मेदार है। जिस तरह अगर हम यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ समथिंग सच एज ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज स्क्वायरली विद समवन, दे आर डेफिनेटली द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। कि अगर हम कहें कि कोई बंदा ये स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब है वही जो है वो मुकम्मल तौर पे रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हम देख लेते हैं, काफ़ी मीनिंग्स में लिखे हुए हैं यहाँ पे। सोलेस होता है कंफर्ट, कंसोलेशन, ठीक है, इत्मीनान। उसके बाद हम कहते हैं डेड सेड। डेड सेड का मतलब होता है, एक मिनट, डेड सेड का मतलब होता है इवन सो, फिर भी। अनपैरेलल का क्या मतलब होता है कि उस जैसी मिसाल हमें माजी में ना मिलती हो। तो ये, और एट्रॉसिटी मैं आपको बाद में बताता हूँ कंप्लीट। एट्रॉसिटी होता है कोई बहुत ही ज़्यादा जुल्म वाला कोई अमल ना, और आप इसको एट्रॉसिटीज़ को कहते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा जुल्म किए जाते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि जी कश्मीर में है ना वो एट्रॉसिटीज़ कमिट की जाती हैं। तो ये क्या है, कोई ऐसी चीज़ जो किस पे मबनी हो, फिज़िकल वायलेंस पे मबनी हो। अब हम इसको देखते हैं अनपैरेलल एट्रॉसिटी। तो इन्होंने कहा ये कोई ऐसी वायलेंस जिसकी हमें क्या माजी में मिसाल नहीं मिलती, अनपैरेलल्ड है, ठीक है। और थगिश क्या होता है, थगिश होता है हमारे पास यू मीन दे बिहेव इन अ वायलेंट, रफ और थ्रेटनिंग वे। कि अगर आप कहोगे किसी शख्स का बिहेवियर जो है, बताओ यह वो थगिश है, इसका क्या मतलब है कि उसने बहुत ही वायलेंटली और क्या है थ्रेटनिंग वे में एक्ट किया है। थ्राइव क्या होता है कि जब आप जो हो क्या है फ्लरिश करते हो, प्रॉस्पर करते हो किसी चीज़ पे। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जी प्रॉस्पर करते हैं किस चीज़ पे, क्रिमिनलिटी पे, ठीक है। अच्छा, इसको मैं एक मिनट देख लूँ, हमारे पास अभी नेट तो नहीं चल रहा। अच्छा, और हमारे पास चीज़ आ जाती है आर्म्ड टू द टीथ। ये भी अच्छा इडियम है। आर्म्ड टू द टीथ का क्या मतलब होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा जो है ना वेपन्स आपने जितने ज़्यादा कैरी कर सकते हो वो कैरी करो ना, तो आप कहते हो आर्म्ड टू द टीथ, कि अब आपके पास जगह नहीं बची है कि आपने इतने वेपन्स पकड़े हुए हैं। जिस तरह अगर हम ये कहें कि जी
they would also hold a knife between the teeth. So to be armed to the teeth means to carry the maximum number of weapons possible. कि जितने आप weapons जो है ना वो carry कर सकते हो, पास रख सकते हो, तो उसको हम कहते हैं armed to the teeth. अच्छा, और रैकेट्स हैं हमारे पास. वैसे तो रैकेट एक को हमारे पास जिस तरह ये टेनिस का रैकेट होता है, टेबल टेनिस का रैकेट होता है, लेकिन यहाँ पे रैकेट कैसे इस्तेमाल हुआ है कि एन ऑर्गेनाइज्ड इलीगल एक्टिविटी, कोई भी गैर कानूनी काम, ठीक है, जिस तरह हम क्या लेते हैं एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, के भत्ते की रकम वसूल करना, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस तरह की ऑर्गेनाइज्ड इलीगल एक्टिविटी, ठीक है. और उसके अलावा हम एक और चीज़ देख लेते हैं, एक्सपीडियंसी. एक्सपीडियंसी हमारे पास है यहाँ पे, आप कह लें कन्वीनियंस एडवांटेज. जब आप पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीडियंसी का क्या मतलब होता है कि जब आप पॉलिटिक्स में कन्वीनियंस देखते हो, एडवांटेज देखते हो, बजाय इसके कि क्या चीज़ मतलब आप प्रैक्टिकल होकर सोचते हो, ये नहीं देखते कि भाई ये बंदा ठीक है कि नहीं, ये काम ठीक कर रहा है नहीं कर, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल ऑफ एक्सपीडियंसी, ठीक है. और यहाँ पे न्यू लीज ऑफ लाइफ क्या होता है, न्यू लीज ऑफ लाइफ होता है कि जब आप कोई चीज़ का जो है वो फ्रेश स्टार्ट करते हो, ठीक है. बाकी ये डिटेल में हम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. मीनिंग्स मैंने शुरू में बता दिए थे क्योंकि कुछ लोग हैं ना यहाँ पे सिर्फ मीनिंग्स में इंटरेस्टेड है, वो एडिटोरियल कहते हैं कि हम खुद पढ़ लेंगे, सिर्फ मीनिंग्स करा दिया करें. तो आज मैंने मीनिंग्स करा दिए और उसके बाद एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं. उन्होंने कहा 8 years ago this month, 8 साल पहले दिस मंथ, इस महीने क्या हुआ था, 264 men and women were burned alive. 264 मर्द और ख़वातीन वर बर्न्ड अलाइव, उनको ज़िंदा जला दिया गया था. पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, किस तरह जलाया गया था, इन एन इन्फर्नो. इन्फर्नो होता है कि कोई एक ऐसी आग जो बिल्कुल ही काबू से बाहर हो, तो उस इन्फर्नो में इनको जला दिया गया था. डेट एंगल्फ द गारमेंट फैक्ट्री, जिसने क्या है लपेट में ले लिया था गारमेंट फैक्ट्री को, कपड़े की फैक्ट्री को. कहाँ पे, इन कराची में, वेयर दे वर्क, जहाँ वो काम करते थे. इट इज़ ओनली नाउ, और ये सिर्फ अब हुआ है, डेट सम मेजर ऑफ जस्टिस हैज़ बीन डन, कि आप कह सकते हैं कि क्या हुआ है, किसी हद तक जो है ना वो इंसाफ हमें इंसाफ किया गया है. और साथ ब्रैकेट में क्या बता रहे हैं कि एलवीड डॉन इज अपोज टू द डेथ पेनल्टी, के डॉन अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते हो तो ये अपोज है, यानी ये मुखालफत करते हैं किस चीज़ की, डेथ पेनल्टी की, कि जी सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए. इन दैट गैसली ट्रेजिडी. अच्छा, साथ ही उन्होंने बता दिया क्योंकि इस में जो कन्विक्शन हुई थी उसके अंदर सज़ाए मौत भी हुई है, तो ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर रहे हैं कि जी हम इसको सपोर्ट नहीं करते सज़ाए मौत को. अच्छा, और उन्होंने कहा ये जो मेजर ऑफ जस्टिस जो है ना, ये हमें इंसाफ कुछ किया गया है इस गैसली ट्रेजिडी में, ठीक है. गैसली ट्रेजिडी क्या हो गया कि ये चीज़ आपको जो है ना बड़ा खौफ में मुब्तला कर दे, शौक में मुब्तला कर दे. तो उन्होंने कहा उस ट्रेजिडी ने क्या किया है, विच रैंक्स अमंग द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, ठीक है. अब रैंक्स अमंग क्या हो गया कि अगर हम उसको 1 2 3 के हिसाब से करना, रैंक करना स्टार्ट कर देना, तो ये किस में शुमार होती है, वर्ल्ड्स डेडलीस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, के दुनिया के ऐसे इंडस्ट्रियल सनती डिजास्टर्स आप कह सकते हैं जो क्या है सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट है, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था. क्योंकि देखें 264 लोगों का ज़िंदा मर जाना, तो ये बहुत बड़े हम कह सकते हैं कि जी इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में से दुनिया के एक था. वजह इसकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल 264 लोग जो है ना और खालिक की से जा मिले थे. और इस कभी ये क्या सराई इस बारे में की गई थी कि जी ये आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी. An anti-terrorism court on Tuesday awarded capital punishment to 2 former MQM activists and sentenced 4 gatekeepers of the factory to life imprisonment. उन्होंने कहा एंटी टेररिज्म कोर्ट था ट्यूसडे को, उसने दिए कैपिटल पनिशमेंट यानी सजाए मौत किसे, टू 2 फॉर्मर एमक्यूएम एक्टिविस्ट. जो एमक्यूएम के 2 साबिक क्या थे, एक्टिविस्ट थे, इनके कारकुन थे, उनको सजाए मौत दी. एंड सेंटेंस्ड 4 गेट कीपर्स, और जो गेट कीपर थे 4, उन्हें सजा दी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, ठीक है. और लेकिन इसमें देखने वाली क्या चीज़ है कि जिस तरह हर दफ़ा होता है कि पकड़े छोटे वालों पे मुद्दा डाल दिया जाता है और जो होता है टॉप का बंदा वो छूट जाता है. तो यहाँ पे भी क्या नजर आता है, वाइल एक्विटिंग पार्टी लीडर, लेकिन उसमें उन्होंने एक्विट कर दिया, छोड़ दिया पार्टी लीडर रऊफ सिद्दीकी को. इट अपीयर्स द मैन एक्टिंग ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द देन चीफ ऑफ MQM's कराची तंजीमी कमेटी हमाद सिद्दीकी सेट द बिल्डिंग ablaze after the factory owners did not pay रुपीज़ 250 million extortion और offer a share in their business. उनका ऐसा लगता है कि इन आदमियों ने ये क्या है उस पर अमल करते हुए, किसके ऑर्डर्स पे, किसके हुक्म पे, कि वो चीफ ऑफ MQM कराची तंजीमी कमेटी था हमाद सिद्दीकी, उसके ये ऑर्डर्स पे अमल करते हुए
बिल्डिंग को क्या सेट द बिल्डिंग अब्लेज, यानी उन्होंने बिल्डिंग को आग लगा दी। कब? आफ्टर द फैक्ट्री ओनर्स, जब जो फैक्ट्री ओनर्स थे डिड नॉट पे, उन्होंने नहीं अदा किया क्या चीज़, 250 मिलियन एक्सटॉर्शन मनी, भत्ते की रकम, और ऑफर शेयर इन देयर बिजनेस, और ना उन्होंने भत्ते की रकम दी 250 मिलियन, और ना ही उन्होंने ऑफर किया कि जी हम आपको शेयर दे देते हैं अपने बिजनेस में। तो उसके बाद जो है क्या हुआ, इन्होंने आग लगा दी। When the crime was committed, जब ये जुर्म किया गया था, द पार्टी हैड अ माफिया लाइक ग्रिप, उनका पार्टी की क्या थी, माफिया लाइक ग्रिप, माफिया जैसी ग्रिप थी ओवर मच ऑफ कराची, ज़्यादातर कराची पे। A story was put about that the fire was caused by an electrical short circuit due to poor maintenance, और एक बात स्टोरी फैलाई गई थी कि जी आग थी वो लगी थी किसकी वजह से, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से, और क्या था क्योंकि वहाँ पे उसको ठीक तरह क्या है मेंटेन नहीं किया गया था, मेंटेनेंस नहीं की गई थी, तो इस वजह से उन्होंने कहा शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। एंड द पुलिस फाइल्ड एन एफआईआर अगेंस्ट द फैक्ट्री ओनर्स, और जो पुलिस जो थी उसने दर्ज कर ली एफआईआर किसके खिलाफ, फैक्ट्री ओनर्स के खिलाफ। इट वॉज इन अर्ली 2015, उन्होंने कहा ये बात कब की है, 2015 के शुरू की। बाय विच टाइम द कराची ऑपरेशन हैड डिफैंग्ड द MQM, और उस टाइम पे उन्होंने कहा जो कराची ऑपरेशन था उसने डिफैंग कर दिया था MQM को कि उनकी इफेक्टिवनेस ख़त्म हो गई थी। ठीक है, जो जिस तरह की भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, तो एक तरीके से ये बिल्कुल क्या हो गए थे, इसको हम कह सकते हैं मेक समथिंग हार्मलेस और इनफेक्चुअल। ठीक है, तो इनकी इफेक्टिवनेस ख़त्म हो गई थी MQM वालों की। दैट केस टुक अ ड्रामेटिक टर्न, और फिर इस केस ने जो है ना वो एक ड्रामाई रुख इख्तियार किया। रेंजर्स रिपोर्ट उसमें क्या था, बेस्ड ऑन एन MQM एक्टिविस्ट कन्फेशन, और वो किस पे मबनी थी कि MQM का एक कारकुन था उसकी कन्फेशन पे, जो एक बाले जुर्म होता है ना उस पे थी, फ्रॉम नियरली 2 years अर्लियर, कि उसने ये कब की थी कन्फेशन, तकरीबन 2 साल पहले, हेल्ड द पार्टी, और उसने क्या करार दिया कि जी देन लेड बाय अल्ताफ़ हुसैन, कि वो पार्टी जिससे उस टाइम पे लीड कर रहे थे अल्ताफ़ हुसैन, एज बीइंग स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फायर, कि वो मुकम्मल तौर पर वो जिम्मेदार है इस किस चीज़ का, आग लगने का। स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर हम कहते हैं जी ये स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल, इसका मतलब है वो मुकम्मल तौर पे जिम्मेदार है। तो इसने भी यही कहा MQM एक्टिविस्ट ने कि ये जो था अल्ताफ़ हुसैन वो ये है मुकम्मल तौर पे जिम्मेदार है था इस फायर का। However, one of the main accused, ताहम जो यो तमाम एक्यूज में से एक जो मेन एक्यूज था उसने क्या, वो कौन था, हमाद सदीकी, इज स्टिल ऑस्टेंसिबली ऑन द रन। लेकिन उन्होंने कहा ये ऑस्टेंसिबली होता है ज़ाहिरी तौर पर, उन्होंने कहा वो जो एक मेन एक्यूज था हमाद सदीकी वो अभी तक ऑन द रन है, यानी कि अभी तक वो कानून की गिरफ्त में नहीं आया है। A report sent 3 years ago claiming he had been arrested in Dubai was denied by law enforcement authorities. उन्होंने कहा एक रिपोर्ट जो तकरीबन 3 साल पहले थी जिसमें दावा किया गया था कि जी उसे अरेस्ट जो है वो कर लिया गया था दुबई में, उसको रद्द कर दिया गया किन की जानिब से, लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ की जानिब से। वेदर दैट इज़ ट्रू, उन्होंने कहा क्या ये सही है, और वेदर अ कन्फेशनल वीडियो विल सर्फेस एट एन ऑपर्च्यून टाइम, या हमें कन्फेशनल वीडियो जो है ना इतराफ़ी जुर्म वाली वीडियो वो हमें सामने आते नज़र आएगी कब, एट एन ऑपर्च्यून टाइम, किसी मौजूद टाइम पे इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल, उन्होंने कहा ये कहना मुश्किल है। देयर आर ऑलवेज सम ट्रम्प कार्ड्स दैट आर केप्ट इन प्ले बाय द पावर्स दैट बी, उनका हमेशा जो है ना कुछ ट्रम्प कार्ड्स होते हैं, आप ट्रुप के पते से बोलते हो, जो है वो रखे जाते हैं पास किन की जानिब से, उन पावर्स की जानिब से। ठीक है, पावर्स की जानिब से क्या है, ट्रुप के पत्ते रखे जाते हैं। एंड द वंस दैट हैव आउटलिव्ड देयर यूजफुलनेस आर डिस्कार्डेड, और वो जो अपनी जो है ना आप कह लें कि यूज़फुलनेस से जो है वो खो चुके होते हैं तो उनको क्या है डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और एग्जांपल किसकी दे रहे हैं, सौलत मिर्ज़ा इज़ अ केस इन पॉइंट। ठीक है, तो एग्जांपल दे रहे हैं सौलत मिर्ज़ा की। आगे देखते हैं। Nevertheless, the conviction of most of the accused will bring some solace to the victims' families. लेकिन उन्होंने कहा ये कन्विक्शन है, ये सज़ा हुई है, वो जो है ना ज़्यादातर जो एक्यूज़ थे ये सज़ा हुई है ज़्यादातर इन एक्यूज़ लोगों को जिन पे इल्ज़ाम था, विल ब्रिंग वो लेके आएगी सम सॉलेस टू द विक्टिम्स, कुछ राहत लेकर आएगी किन के लिए, इन विक्टिम्स की फैमिलीज़ के लिए। डेट सेड मतलब कि इवन सो, उन्होंने कहा फिर भी क्या है, द बल्दिया फायर स्टैंड आउट, उन्होंने कहा कुछ ही स्टैंड आउट होना है कि वो दूसरों से मुख्तलिफ है, एक्सेप्शनल केस है। उन्होंने कहा ये जो है बल्दिया फायर वो स्टैंड आउट करते हैं। वजह क्या है, बिकॉज क्योंकि इट वॉज एन अनपैरेलल्ड एट्रॉसिटी, क्योंकि ये जुल्म किया गया था वो क्या था, अनपैरेलल्ड था, क्योंकि हमें इस तरह की वॉयलेंस पहले नज़र नहीं आई थी कि आप जो है ना 264 लोगों को जो है वो
ज़िंदा जो हैं जिसमें जिनकी वफ़ात हो गई थी. The thuggish regime on whose watch it took place thrived on criminality as a matter of course. उन्होंने कहा वो regime, क्योंकि जब ये हुआ था वाक़या, ये क्या है, on whose watch it took place, यानी जिसकी निगरानी ये सब कुछ हुआ था, thrived on criminality, वो क्या थी, फ्लरिश करती थी, पनपती थी किस चीज़ पे, क्रिमिनलिटी पे, एज अ मैटर ऑफ कोर्स. यही इनकी रूटीन थी कि वो क्रिमिनलिटी पे जो है ना वो फ्लरिश करते थे. MQM कैडर्स आर्म्ड टू द टीथ, उनका जो MQM के आप कह लें दस्ते होते थे, वो क्या है, आर्म्ड टू द टीथ. आर्म्ड टू द टीथ होता है कि बहुत ज़्यादा आप मैक्सिमम जितना आप वेपन्स कैरी कर सकते हो ना, तो वो अगर आपने अपने पास रखो तो उसे हम कहते हैं आर्म्ड टू द टीथ. वुड पैरालाइज द एंटायर सिटी एट अ मोमेंट्स नोटिस, उनका वो तमाम जो है ना पैरालाइज होता है, मफलूज, तो वो पूरे शहर को जो है वो मफलूज कर देते थे एट अ मोमेंट्स नोटिस, के एक लम्हे के नोटिस पे उसको मफलूज कर देते थे. डिस्टर्बिंग पीपल्स लाइफ, और इस लोगों की जो है ज़िंदगी वो इसे डिस्टर्ब होती थी, मुतासर होती थी. एंड लाइवलीहुड्स ऑन द whims ऑफ देयर लीडर इन एक्साइल इन लंदन, और लोगों का जो है ना वो लाइवलीहुड जो है वो भी मुतासर होता था किस चीज़ पे, ऑन द whims की कहने पे, इसके किसके कहने पे, ऑफ द लीडर इन एग्जाइल इन लंदन. जलावतनी की ज़िंदगी गुजारा था लंदन में, तो उसके कहने पे जो है ना वो लोगों की ज़िंदगी भी क्या है, मुतासर होती थी. द पार्टीज नेटवर्क ऑफ रूथलेस सेक्टर एंड यूनिट इन चार्जेस इन कोलिजन विद सम ऑफ द पार्टीज टॉप लीडर्स वाज इन्वॉल्व्ड इन द मल्टीपल रैकेट्स इंक्लूडिंग एक्सटॉर्शन, चाइना कटिंग एक्सेट्रा. उनका जो पार्टी नेटवर्क था, ये इसमें सेक्टर यूनिट इंचार्ज बने हुए थे, वो क्या थे, इन कोलिजन विद सम ऑफ पार्टीज टॉप लीडर्स, उनके साथ मिलके. कोलिजन क्या होता है, मिलके, किसके साथ, पार्टी के टॉप लीडर्स के साथ वो वाज इन्वॉल्व, वो शामिल था क्या करने में, इन मल्टीपल रैकेट्स. जैसे मैं आपको बताया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जब आप करते हो ना, ऑर्गेनाइज्ड इलीगल एक्टिविटी करते हो, तो वो उसको हम रैकेट बोलते हैं. तो उन्होंने कहा ये सारे लोग यूनिट इंचार्ज हैं, वो टॉप लीडर्स के साथ मिलके क्या है, वो शामिल थे मल्टीपल रैकेट्स में, और उसमें क्या क्या ये जराइम करते थे, एक्सटॉर्शन, चाइना कटिंग एक्सेट्रा. दोज़ हू पुट अप एनी रेजिस्टेंस, उन्होंने कहा ये कोई रेजिस्टेंस शो करते थे इन चीज़ों के ख़िलाफ़, जिस तरह एक्सटॉर्शन और दूसरे जराइम थे, तो क्या होता था, और सिंपली हैपन टू कम इन द वे, और ये इनके रास्ते में आया था, पेड द अल्टीमेट प्राइस, उसको आखिर का जो है ना वो अल्टीमेट प्राइस अदा करनी पड़ती थी, और ज़ाहिर है मोस्टली केसेस में ऐसे लोगों को मार दिया जाता था. While the Karachi operation managed to nab several MQM assets, those higher up the ladder, उनका ये कराची ऑपरेशन है ना उनको काबू कर लिया था, काफ़ी ज़्यादा MQM के जो एसेट्स थे, यानी कि जो टॉप पोजीशन पे थे, those higher up the ladder, यानी कि जो ऊपर की पोजीशन पे थे, इंक्लूडिंग द ones who gave the orders, और उनमें वो भी शामिल थे जो क्या ऑर्डर देते थे, आर नाउ पार्ट ऑफ द MQM-P. लेकिन अब वो क्या है, MQM-P का हिस्सा है, MQM पाकिस्तान का हिस्सा है, एंड द पाक से ज़मीन पार्टी, और पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का हिस्सा है. द पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीडियंसी हैज़ गिवन देम अ न्यू लीज ऑफ लाइफ. द पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीडियंसी, एक्सपीडियंसी क्या होता है कि जब आप ये हो ना कन्वीनियंस और एडवांटेज पे जाओ, डिस्पाइट पॉसिबली बीइंग इम्प्रॉपर और इमोरल, कि देखें अब हम ये कह सकते हैं कि ये लोग इसमें आ गए हैं पाकिस्तान ज़मीन पार्टी में और MQM-P में, लेकिन हैं तो ये वही पुराने लोग जो है ऑर्डर देते होते थे और एक्सटॉर्शन और दूसरे जराइम में मुब्तला थे. लेकिन उन्होंने कहा ये सियासत है एक्सपीडियंसी की, जहाँ पे आप प्रैक्टिकलिटी देखते हो कि भाई फ़ायदे में क्या है, बजाय इसके बेशक वही लोग हैं ना उन्होंने कोई जुर्म वगैरह भी किया हो, तो ये इसको हम पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीडियंसी बोलते हैं. तो इसने क्या किया है, हैज़ गिवन देम अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, इन्होंने एक नई लीज ऑफ लाइफ दे दी है, एक फ्रेश स्टार्ट दे दी है, क्योंकि वहाँ पे इन पर जितने इल्ज़ाम लग रहे थे, लेकिन जब ये इसमें MQM पाकिस्तान में आ गए हैं और सरजमीन पार्टी में, तो उनको एक तरह की नई लीज ऑफ लाइफ मिल गई है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत मिल गई है. ठीक है, और इस सब किस वजह से मुमकिन हुआ है, पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीडियंसी की वजह से, कि जहाँ पे आप जिस चीज़ में फ़ायदा होता है उसको आगे लेकर चलते हो, बजाय इसके बेशक वो ये लोग इन्वॉल्व हैं उसमें उन्होंने कोई जुर्म ही क्यों ना किया हो. जिस तरह ये लोग, इन्होंने कहा कि यही वो लोग थे जो दूसरे जराइम में मुब्तला थे, लेकिन जो है ना जब ये इसमें आ गए, इसमें पाकिस्तान ज़मीन पार्टी में और MQM पाकिस्तान में, तो एक तरीके से जो है ना इनको नई ज़िंदगी मिल गई. ठीक है, अच्छा ये एडिटोरियल था आज का. बाकी कल मैं आप लोगों से ना एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें आप पूरे जो है ना पैराग्राफ को उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं. वो मुकम्मल तौर पे 100% एक्यूरेट तो नहीं होती, लेकिन रिक्वेस्ट काफ़ी आ गई थी, तो कल मैं आपसे वो शेयर करूँगा. ठीक है, और बाकी ऑनलाइन अगर आपने डबल क्लिक पे मीनिंग हासिल करने हो उर्दू में भी इंग्लिश में भी, वो भी वीडियो है, तो वो भी मेरी कोशिश होगी कि अगले 3-4 दिन में ये आपसे 2-3 वीडियोस शेयर करूँ. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद.